हेलो क्लास 7th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु नेक्स्ट स्टेप। मैं हूं निकी पंडित एंड मैंने आपको ऑलरेडी ये बता दिया है कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। ठीक है, अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, यानी कि पेपर 1 नहीं देखा है, तो ज़रूर देखिएगा। पेपर 1 में हमने टोटल 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, जो कि पेपर 2 से बिल्कुल अलग है। ठीक है, एंड यहाँ पे भी वैसे तो 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि यही हमारा नेक्स्ट स्टेप का पूरा प्रोसीजर है, राइट। एंड आउट ऑफ 20 आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। बाकी आप यहाँ से इनको स्कैन भी कर सकते हैं, ठीक है, और इसको स्कैन करके आप हमें गूगल रिव्यू दे सकते हैं। प्लस अगर आप अभी तक हमारे साथ व्हाट्सएप में नहीं जुड़े हुए हैं तो ज़रूर से जुड़िए। वहाँ पे आप अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमसे शेयर कर सकते हैं रिगार्डिंग योर स्टडीज़। ओके, जो भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, सिलेबस नहीं समझ में आ रहे, कुछ भी ऐसा अगर डाउट आता है तो आप यहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं। ओके, चलिए। सो अगैन यहाँ पे हमारे पास टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे, जो कि 20 मार्क्स के होंगे। एंड इसके लिए आपके पास जो टाइम अवेलेबल रहेगा दैट इज 30 मिनट। ठीक है, फुल सिलेबस टेस्ट होने वाला है, बिल्कुल प्रीवियस की तरह। उसमें भी हमने सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस लिए थे एंड यहाँ पे भी हमारे पास सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस रहेंगे। एंड इसमें से 20 क्वेश्चंस में से आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं? हालांकि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस आने चाहिए, क्योंकि इतने सारी हमने प्रैक्टिस कर ली, इतनी बार हमने चैप्टर पढ़ लिया, अब कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, राइट। तो आप मुझे कॉमेंट करके बताओगे कि आपके आउट ऑफ 20 कितने मार्क्स आ रहे हैं इस टेस्ट में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि कितने क्वेश्चन आप यहाँ पे कर पाते हो, राइट। चलिए शुरू करते हैं फिर हम, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, दी एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज। स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट का मतलब होता है स्टैंडर्ड यूनिट, जो हर जगह इस्तेमाल की जाती है, राइट। सो दैट इज किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, सेकेंड, और यहाँ पे है मीटर पर मिनट। सो स्पीड क्या होता है? स्पीड क्या होता है? बेसिकली इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। और डिस्टेंस को हम हमेशा किस में मेजर करते हैं? उसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? दैट इज मीटर, और टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट होती है सेकेंड। सो यहाँ पे बेसिकली स्पीड की स्टैंडर्ड यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन 2 इज which material will allow water to seep through faster। ठीक है, किस मटेरियल से पानी जो है वो बहुत जल्दी पास हो जाएगा, ये हमको बताना है। सो क्ले, सैंड, ग्रेवल या फिर सीमेंट। क्ले की अगर हम बात करें, आप सबने क्ले देखा होगा ना, जिससे पोट्री वगैरह होती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, बहुत पास होते हैं क्ले के पार्टिकल्स, तो यहाँ से पानी पास कर पाना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। अगर हम सैंड के बारे में बात करें तो हाँ, सैंड से पानी आराम से पास हो जाएगा। बट सीमेंट के बारे में बात करते हैं तो जब वो हार्ड हो जाएगा तो नामुमकिन है कि भाई उसके थ्रू आप पानी को पास करा दो। बट व्हेन वी टॉक अबाउट दी ग्रेवल्स, तो वो छोटे छोटे से क्या होते हैं? पत्थर होते हैं। यहाँ पे मान लो ऐसे छोटे छोटे से बहुत सारे पत्थर रखे हुए, अब इनके बीच में ना काफी सारा वेकेंट स्पेस है। थ्रू दिस पानी जो है आराम से ट्रैवल कर सकता है। जैसे आपने यहाँ पे पानी डाला, पानी क्या करेगा? अपना आराम से यहाँ पे रास्ता बना के पास हो सकता है, ठीक है। इतना सारा हमको यहाँ पे स्पेस नजर आता है, क्लियर है? इतना सारा आपको यहाँ पे स्पेस नजर आएगा। सो थ्रू ग्रेवल पानी जो है आराम से सीप आउट हो सकता है। ओके, नाउ थर्ड वन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन थर्ड इज Which animal are called ruminants। ठीक है, किस टाइप के एनिमल्स को हम ruminant कहते हैं? तो देखो, ruminant जो एनिमल है ना, उनको आपने बहुत देखा होगा, ठीक है, ऐसी रास्ते में आपने देखा होगा, या फिर जो लोग हैं, क्योंकि वो एक डोमेस्टिक एनिमल है, आपने में भी हो सकता है कि आपके गांव में उसको पाला भी जाता होगा, ठीक है, आपके घर में भी होगा। सो दैट इज, आप देखो इतना हिंट मैंने दे दिया है, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पे ruminant होगा? दैट इज बर्ड, फिश, काउ एंड फ्रॉग। क्या हो सकता है? चलो दोबारा से देखते हैं। रूमिनेंट का मतलब क्या होता है? जो एक बार में ना अपना खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ठीक है। उनको खाना दिखेगा, वो क्या करेंगे? फटाफट से जाके सारा का सारा खाना अपने स्टमक में स्टोर कर लेते हैं एंड फिर आराम से शांति से बैठ के मुंह चला के फिर खाते रहते हैं। कौन होते हैं वो? देखा है ना आपने गाय को, आराम से बैठ जाते और पूरे टाइम वो अपना मुंह चलाते रहते हैं। तो वो फालतू में अपना मुंह नहीं चलाते होते, ठीक है। जो उन्होंने एक बार खाना पार्शियली डाइजेस्ट किया है,
दैट इज कॉल्ड कर्ड। उसको वापस से अपने पेट से निकालते हैं, अपने मुंह तक लेकर आते हैं एंड वापस से उसको फिर चबाते हैं ताकि उनका फुल्ली डाइजेशन हो जाए। इस टाइप के एनिमल को हम रूमिनेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी करेक्ट है, दैट इज काउ। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन 4 इज Which of the following is not an ancient time measuring device? कौन सा इसमें से ancient time का measuring device नहीं है, यानी कि पहले के टाइम पे इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता था। That is sundial, water clock, smart watch and hourglass। तो पहले के टाइम पे लोग sundial का इस्तेमाल करते थे, water clock का इस्तेमाल करते थे, hourglass का इस्तेमाल करते थे, but smart watches का इस्तेमाल नहीं करते थे। ठीक है, smart watch तो अब जाके बने। ठीक है, तो एंशियंट टाइम का ये हमारा डिवाइस नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन 5 इज साहिल स्टूड 3 मीटर अवे फ्रॉम अ प्लेन मिरर, he then moved 1 meter away, now the distance between him and the image is। तो यहाँ पे बीच में प्लेन मिरर है। ठीक है, यहाँ पे बीच में प्लेन मिरर है और साहिल जो है वो यहाँ पे खड़ा है। कितनी दूरी पे खड़ा है प्लेन मिरर से? 3 मीटर की दूरी पे खड़ा है। ठीक है, ये 3 मीटर है। तो अब जो इसकी इमेज बनेगी मिरर के पीछे वो कितनी दूरी पे बनेगी? वो भी 3 मीटर की दूरी पे ही बनेगी। ठीक है, आप जितना पीछे मिरर के खड़े होते हो, ठीक है, मिरर के पीछे भी उतनी ही दूरी पे आपकी इमेज बनती है। ठीक है, तो अगर ये 3 मीटर दूर खड़ा है मिरर से तो इसकी इमेज मिरर के पीछे भी 3 मीटर की दूरी पे ही बनेगी। देन ही मूव्ड 1 मीटर अवे, अब वो 3 मीटर पहले था और उससे 1 मीटर और दूर आ गया। ठीक है, उससे 1 मीटर और दूर आ गया, तो अभी कितना हो गया? 3 + 1, यानी कि अब ये 4 मीटर की दूरी पे है। तो इसकी इमेज मिरर के पीछे कैसे बनेगी? 4 मीटर की दूरी पे ही बनेगी। सो क्वेश्चन है कि इमेज एंड ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? दैट इज 4 + 4, ये हो जाएगा हमारा 8 मीटर। ठीक है, तो साहिल का जो इमेज है, ठीक है, उसके और साहिल के बीच में कितने मीटर का डिस्टेंस होगा? दैट इज 8 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन 6 है यहाँ पे हमारा, अ सिटी एक्सपीरियंसेस लॉन्गर डे शॉर्टर नाइट इन जून एंड दिस इज मेनली ड्यू टू। ठीक है, लॉन्गर डे एंड शॉर्टर नाइट हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि फास्टर रोटेशन हो रहा है हमारे अर्थ का, अर्थ बीइंग क्लोजर टू सन, टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस टुवर्ड्स द सन एंड द चेंज इन द अर्थ शेप। क्या रीजन है इसका? यस, क्या रीजन है? होता है ना कि हमें क्या देखने के लिए मिलता है, गर्मियों के टाइम पे जनरली हम कहते हैं कि जो डेज होते हैं दे आर लॉन्गर एंड द नाइट आर शॉर्टर। ठीक है, एंड विंटर्स में इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। सो व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज टिल्टेड ऑफ द अर्थ एक्सिस टुवर्ड्स द सन। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 7th। So question 7th है, a circuit with a single path of a current to flow is called। ठीक है, देखो सर्किट में ना हम बल्ब को लगाते हैं। ठीक है, अब 2 तरीके से बल्ब लगा सकते हैं। कौन से 2 तरीके होते हैं? एक होता है हमारा कि हमने बल्ब को सीरीज में लगाया और एक होता है पैरेलल में लगाना। ठीक है, जैसे कि मान लो मेरे पास ये वायर है, मैंने एक बल्ब इधर लगा दिया, फिर एक बल्ब इधर लगा दिया, एक बल्ब इधर लगा दिया, इस तरीके से। तो ये मैंने बल्ब को सीरीज में लगाया। लेकिन अगर मैं ऐसे बल्ब को लगा दूं, एक बल्ब मैंने इधर लगाया, सेकेंड बल्ब मैंने इधर लगा दिया एंड थर्ड बल्ब मैंने इधर लगा दिया, तो ये होता है पैरेलल में लगाना। सीरीज में क्या होता है कि करंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है एंड पैरेलल में करंट जो है वो मल्टीपल डायरेक्शंस में फ्लो करता है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? अ सर्किट विद अ सिंगल पाथ ऑफ द करंट, एक ही पाथ है करंट का, मतलब एक ही डायरेक्शन में करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। दैट मीन्स हमने यहाँ पे सर्किट कैसा बनाया है? पैरेलल सर्किट, सीरीज सर्किट, ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दैट इज सीरीज सर्किट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट तो वो आग वाग लग जाना होगा फिर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सीरीज सर्किट इज द करेक्ट वन फॉर क्वेश्चन नंबर 7th। नाउ
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. So question 8 is, which of the following properties is most directly responsible for the use of bronze in making bell and cymbal? ठीक है, so bronze पता है ना आप सबको क्या होता है, bronze is an alloy. ठीक है, अब alloy क्या होता है? alloy होता है जब दो अलग अलग मेटल या फिर दो अलग मेटल एंड नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन करके एक नई चीज बनाई जाती है, दैट इज कॉल्ड alloy. ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्रॉन्ज है हमारा वो alloy है. ठीक है, अब एलॉय से हम ये बेल वगैरह क्यों बनाते? क्योंकि अब देखो, बेल बनाने का पीछे का पर्पस क्या है? ताकि उसकी जो आवाज है, ठीक है, वो दूर से ही आ जाए. ऐसा होता है ना स्कूल की जो हमारी बेल होती है, आप सोचो कि घंटी बज रही है, बेल बज रहा है, पर आपकी क्लास तक उसकी आवाज नहीं आ रही है, तो उसका कोई पर्पस नहीं रहेगा. ठीक है, तो हमको एक ऐसा मटेरियल चाहिए होता है विच इज साउंड प्रोड्यूसिंग. ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी मेटल की विच शोज द साउंड प्रोडक्शन? दैट इज मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरिटी या फिर हार्डनेस. तो जो साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जो साउंड प्रोड्यूस करता है दैट इज सोनोरिटी. क्या कहते हैं उसको? हम सोनोरस कहते हैं. मेलेबिलिटी का मतलब होता है पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर देना. डक्टिलिटी का मतलब होता है पतली पतली वायर्स में कन्वर्ट कर देना. एंड हार्डनेस यू नो, राइट? चलिए, सो नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9th. 8th तक हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है. ठीक है, नाउ द 9th वन इज, which of the following material is a conductor of electricity? तो इसमें से कौन सा गुड कंडक्टर है? दैट मीन्स which substance can conduct electricity? Options are a piece of wood, a plastic scale, a safety pin, a piece of cork. तो कौन यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है? जो कि मेटल से मिलके बना होगा, बिकॉज मेटल हैव अ टेंडेंसी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, राइट? तो वुड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता. इवन प्लास्टिक भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है. तो कॉर्क भी यहाँ पे वुड ही हो गया. सो ये भी हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा. सो द ओनली लेफ्ट ऑप्शन इज अ सेफ्टी पिन. क्योंकि सेफ्टी पिन किससे मिलके बना हुआ होता है? यस, ये किससे मिलके बना हुआ होता है? स्टील वगैरह से मिलके बना होता है, दैट इज मेटल. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10th. सो क्वेश्चन 10th इज, A child finds a coin that produce a ringing sound. ठीक है, तो एक बच्चे के पास यहाँ पे क्या है? कॉइन है जो कि क्या कर रहा है? साउंड प्रोड्यूस कर रहा है when it drop on the floor. Which of the following properties is being demonstrated by the coin? तो कॉइन क्या प्रोड्यूस कर रहा है? कॉइन साउंड प्रोड्यूस कर रहा है. ये मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी को रिजेंबल करता है? ऑप्शंस हैं सोनोरिटी, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी एंड कंडक्शन. So that is sound producing. And sound कौन produce करता है? Sound produce, that means it is sonorous. ठीक है, it show the property of sonority. Next one is question 12th. ठीक है, नहीं, question हमारा 10th हो गया. ओके, 11th है. Question 11th is, a student is testing an unknown solution. They add a few drop of phenolphthalein and the solution remain colorless. What are the two possible nature of the solution? ठीक है, तो यहाँ पे एक अननोन सोल्यूशन है हमारे पास, हमें नहीं पता कि वो एसिडिक नेचर का है कि बेसिक नेचर का. अब जैसे ही उसके अंदर फिनोल्फथलीन ऐड किया गया, कोई भी चेंजेस हमको नजर नहीं आ रहे, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, कि वो जो हमारे पास सोल्यूशन है वो एसिड होगा, बेसिक होगा कि न्यूट्रल होगा, राइट? सो ऑप्शन देखो, एसिडिक, बेसिक होगा, एसिडिक या फिर न्यूट्रल हो सकता है, बेसिक या फिर न्यूट्रल हो सकता है, या फिर सिर्फ और सिर्फ बेसिक होगा. फिनोल्फथलीन इज एन सिंथेटिक इंडिकेटर, है ना, ये हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर है जो कि एसिड में कौन सा कलर शो करेगा एंड बेस में कौन सा कलर शो करेगा. तो एसिड में आते ही ये कलर लेस हो जाता है एंड बेस में आते ही ये पिंक कलर शो करने लगता है, और न्यूट्रल होगा तो भी कलर चेंज नहीं करेगा. सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज एसिडिक और न्यूट्रल. ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एज सच कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 12th. सो क्वेश्चन 12th is what is the main source of litmus indicator? So litmus indicator को कहाँ से ऑब्टेन करते हैं हम? Options are lichen, rose petal, turmeric and cabbage.
तो रोज पेटल, टर्मरिक एंड कैबेज आर इंडिविजुअल इंडिकेटर्स, ठीक है। लेकिन हम ये जो हमारे पास लिटमस पेपर है, ठीक है, और लिटमस इंडिकेटर है, उसको हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लाइचन एंड द लाइचन इज बिलोंग टू द थैलोफाइटा फैमिली, ठीक है। लाइचन किससे बिलोंग करता है? लाइचन थैलोफाइटा फैमिली से बिलोंग करता है। एंड इससे हम एक पर्पल कलर का जूस बनाते हैं जिसको हम लिक्विड फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं एंड पेपर फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, एंड उसी को हम लिटमस पेपर कहते हैं अगर हमने पेपर फॉर्म में उसका इस्तेमाल किया है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज लाइचन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13th. So question 13th is, why are cooking utensils made up of metals? ठीक है, कुकिंग यूटेंसिल्स जो हैं वो मेटल से क्यों मिलके बने हुए होते हैं? बिकॉज मेटल्स आर शाइनी, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो देखो यूटेंसिल्स का क्या पर्पस होता है? जैसे हम उसको गैस पे रखें वो जल्दी से गर्म हो जाए और हमारा खाना बन जाए, है ना, यही उसका पर्पस होता है। सो खाना कैसे बनेगा? यस, जब तक हीट ट्रांसफर नहीं होगी तब तक खाना नहीं बन पाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसा मटेरियल होना चाहिए विच हैव द एबिलिटी, ठीक है, टू कंडक्ट हीट, ठीक है, और टू ट्रांसफर हीट, ठीक है। सो क्या हो जाएगा? मेटल्स आर शाइनी, देखो शाइनी होते बट यहाँ पे रीजन हमारा करेक्ट नहीं होगा। मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, दैट इज ऑल्सो ट्रू। मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी वाला यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि खाना बनाते समय इलेक्ट्रिसिटी का कोई इस्तेमाल नहीं है। मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यस, मेटल्स जो होते हैं दे आर द गुड कंडक्टर, दैट मीन्स वो आसानी से हीट को ट्रांसफर करते हैं और हमारा खाना बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, राइट। नाउ next one is question number 14th. So question 14th is, which constellations appear to rotate around the pole star? ठीक है, कौन सा constellation pole star के अराउंड रोटेट होता रहता है? pole star पता है ना, सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा, ठीक है। वैसे तो सिरिस भी होता है बट पोल स्टार भी बहुत ज्यादा चमकता है जिसको हम ध्रुव तारा कहते हैं, ठीक है। तो उसके आसपास हमको कौन सा कॉन्स्टेलेशन दिखाई देता है रोटेट करते हुए? दैट इज ओरियन, उर्सा मेजर, बिग डिपर जिसको हम सप्तऋषि कहते हैं, या फिर कैसोपिया। क्या हो जाएगा? यस, कौन सा कॉन्स्टेलेशन इसके नियर बाय रोटेट होता रहता है? दैट इज सप्तऋषि, यानी कि बिग डिपर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन, ठीक। ऑप्शन सी इज करेक्ट। Next one is question number 15th, and question 15th है, during which event does the moon come between the sun and the earth? Yes, एक ऐसा इवेंट बताना है जहां पे यहाँ पे सन होगा, यहाँ पे मून होगा और यहाँ पे अर्थ होगा, यानी कि मून जो है वो सन की लाइट को क्या कर देगा? यस, उसको ब्लॉक करेगा, उसको अर्थ तक नहीं पहुंचने देगा। उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज लूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स, स्प्रिंग इक्विनॉक्स एंड विंटर स्कोलास्टिक। क्या हो जाएगा? जब मून सन की रेस को क्या कर लेता है? पहुंचने नहीं देता है अर्थ तक, ठीक है, उसकी रेस को ऐसा हम बोल सकते हैं कि ढक लेता है ना। सो दैट इज कॉल्ड सोलर इक्लिप्स। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहेंगे सोलर इक्लिप्स, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन 16 इज, Which object is best for reflecting light? लाइट को बेहतर तरीके से कौन रिफ्लेक्ट कर सकता है? तो याद रखना, जितना ज्यादा हमारे पास प्लेन सरफेस होगा, जितना शाइनी सरफेस होगा, उतना जल्दी वो लाइट को क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट कर देगा, राइट। सो विच ऑब्जेक्ट इज द बेस्ट फॉर रिफ्लेक्शन लाइट? दैट इज अ व्हाइट पेपर, रफ स्टोन, प्लेन मिरर एंड ग्लास। सो प्लेन मिरर यहाँ पे क्या है? बहुत ज्यादा शाइनी है, ठीक है, और बहुत ज्यादा हम बोल सकते हैं स्मूथ है। सो इट कैन इजिली रिफ्लेक्ट दी लाइट, जो भी लाइट उसके पाथ में आ रही होगी उसको फटाफट से वो रिफ्लेक्ट कर देगी और वी कैन से कि बाउंस बैक कर देगी। दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन।
इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 17th. So question 17th is which device form beautiful pattern using reflection. ठीक है, रिफ्लेक्शन की हेल्प से बहुत सुंदर सा पैटर्न बनाते हुए कौन नजर आएगा यहाँ पे, दैट इज माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, क्लाइडोस्कोप एंड बैरोमीटर. तो ये मत सोच लेना कि भाई 3 के पीछे स्कोप 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 आ रहा है, ठीक है, 1 के पीछे स्कोप नहीं आ रहा है तो यही आंसर कर दे, गलती हो जाएगी फिर वहां पे, ठीक है, गलत हो जाएगा वहां पे आपका आंसर. सो देखो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस कौन शो करता है, दैट इज कॉल्ड कलाइडोस्कोप. कलाइडोस्कोप जो है वो 3 प्लेन मिरर से मिलके बनाया जाता है. जब 3 प्लेन मिरर को अटैच कर देते हैं तो एक पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है. एंड जैसे ही उसमें आप एक स्टोन, छोटा सा स्टोन डाल के देख लो, कॉइन डाल के देख लो, तो बहुत सुंदर सा और बहुत मल्टीपल इमेजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे. एंड जो डिजाइनर्स वगैरह होते हैं वो इस कलाइडोस्कोप की हेल्प से काफी सारे डिजाइन के पैटर्न्स को बनाते हैं, राइट. क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज कलाइडोस्कोप. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 18th. सो क्वेश्चन 18th है हमारा, लैंड ब्रीज अकर बिकॉज. ठीक है, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज के बारे में हमने पढ़ा है. तो लैंड ब्रीज क्यों होता है, बिकॉज लैंड हीट फास्टर, सी कूल फास्टर, लैंड कूल फास्टर या फिर सी इज कूलर एट नाइट. तो लैंड ब्रीज क्यों होता है, यस, लैंड ब्रीज क्यों होता है. लैंड और अगर पानी दोनों को हम देखें, ठीक है, बहुत तेज की धूप निकल रही है, ठीक है, तो कौन जल्दी हीट अप हो जाएगा, लैंड के ऊपर की एयर ज्यादा जल्दी गर्म हो जाएगी कि पानी के ऊपर की एयर ज्यादा गर्म हो जाएगी, ज्यादा जल्दी गर्म होगी, किस पे एयर जो है वो ज्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा, दैट इज ऑन द केस ऑफ लैंड. ठीक है, जमीन के ऊपर की जो हवा है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है एज कंपेयर टू पानी के ऊपर की जो हवा होती है. लेकिन यही पैटर्न रात को बिल्कुल उल्टा हो जाता है, ठीक है, जो जमीन के ऊपर की हवा होती है वो बहुत जल्दी कूल डाउन हो जाती है एंड पानी पे जो हवा होता है वो बहुत टाइम लगता है, ठीक है. सो दैट इज लैंड कूल फास्टर. क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, इस वजह से लैंड ब्रीज होता है, ठीक. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 19th एंड क्वेश्चन नंबर 19th इज द पेंडुलम कंप्लीट वन ऑसिलेशन. पेंडुलम अपना 1 ऑसिलेशन कब कंप्लीट करेगा, कब कंप्लीट करेगा, ये हमारे यहाँ पे पेंडुलम है, ठीक है. जब ये अपने मीन पोजीशन से इधर 1 एक्सट्रीम एंड तक जाएगा, वापस से अपने मीन पोजीशन पे आएगा एंड देन मूव टू दी 1 अनदर एक्सट्रीम पॉइंट और वापस से अपने इस मीन पोजीशन पे आ जाएगा, दैट कंसिडर्ड एज अ 1 ऑसिलेशन. ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, 1 ऑसिलेशन कहते हैं. सो इट स्विंग वंस इन एनी डायरेक्शन, it completes 1 and 2 from motion, it moves and stop, it vibrate rapidly. क्या हो जाएगा, जब अपने मीन पोजीशन से एक 1 एक्सट्रीम एंड तक जाएगा, फिर वापस से अपनी मीन पोजीशन पे आएगा एंड देन बैक टू दी अनदर एक्सट्रीम पॉइंट, यानी कि यहाँ पे टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, तब हम इसको बोलेंगे कि यस, पेंडुलम ने अपना पूरा एक ऑसिलेशन यहाँ पे कंप्लीट किया है. क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट इज क्वेश्चन नंबर 20th. सो क्वेश्चन 20th इज व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द स्पीड. स्पीड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, यस, स्पीड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये हमारा स्पीड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है. एंड फर्स्ट एमसीक्यू में हमने क्या देखा था कि इसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, सो दैट इज मीटर पर सेकेंड. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. क्लियर. सो यहाँ पे हमने सारे के सारे अपने क्वेश्चंस कर लिए हैं कंप्लीट. अब आपका काम क्या है, अब आप मुझे बताएंगे कि आउट ऑफ 20 क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं. ठीक है, एंड यहाँ पे हमने दोनों के दोनों पेपर कर लिए हैं डिस्कस.
किसी भी पेपर में आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, सो आज की क्लास को फिर हम यहीं पे करेंगे समाप्त एंड बाकी का डिस्कशन करेंगे इन अनदर क्लास, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।